हमारे भारत देश में जहां प्रभु श्री राम आस्था और विश्वास का प्रतीक हैं, तो वहीं यही राम हैं जिन्हें लेकर रामलला की नगरी अयोध्या में राम मंदिर की एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। और इस बड़ी लड़ाई में जहां एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठनों की भूमिका बड़ी निर्णायक और बड़ी महत्वपूर्ण रही। कुछ ऐसे ही आंदोलन में अपनी आहुतियां देने वाले और लगातार पूरे देश में हिंदुत्व की भावना को जागृत करने का काम करने वाले और लगातार हिंदू के पक्ष में संघर्ष को बुलंदी तक ले जाने वाले और उसे सफलता के शिखर को छूने वाले ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व और एक ऐसे ही हरफनमौला व्यक्तित्व से आज आपकी मुलाकात कराएंगे, जिनका नाम है अम्बरीश सिंह और वो हैं विश्व हिंदू परिषद के पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री। सम्मानित सिंह साहब, आपका बहुत बहुत सबसे पहले स्वागत है। अम्बरीश सिंह जी का नाम पूरे देश में हिंदू जागरण के लिए भी जाना पहचाना जाता है और जहां जहां हिंदू पर अत्याचार होता है, विश्व हिंदू परिषद और अम्बरीश सिंह जी जैसे जो योद्धा हैं वो अपनी सक्रिय भूमिका समाज में सक्रिय भागीदारी के साथ निभाते चले आ रहे हैं। अम्बरीश सिंह जी, सबसे पहले श्री राम मंदिर की लड़ाई जो कि लड़ी गई थी, लगातार विश्व हिंदू परिषद ने जो आहुतियां इस आंदोलन में दी थी, अब ये सपना साकार होने जा रहा है। देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की नींव रख दी है। किस तरह से आपको लगता है कि जो संघर्ष पूरे जीवन भर आपने किया, जिस आंदोलन के लिए, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए आपने लड़ाई लड़ी, आज वो स्वप्न साकार होने जा रहा है? किस तरह से मन में भावनाएं हैं और इस लड़ाई के पुराने पहलुओं को, इस पुराने अनुभव को कैसे आज आप देश के साथ साझा करेंगे? देखिए, लड़ाई आज की नहीं है और ये लड़ाई विश्व हिंदू परिषद ने आरंभ नहीं की। 1528 में जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, उसी दिन से संघर्ष आरंभ हुआ और हमारे पूर्वजों ने इसके लिए 76 लड़ाइयाँ लड़ी और लाखों की संख्या में बलिदान दिए। किसी दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि अपने आराध्य के उपासना केंद्र के लिए किसी भी समाज ने इतनी लड़ाइयाँ लड़कर इतनी बड़ी संख्या में बलिदान दिया। तो 491 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद यह सुदिन आया है। 76 लड़ाइयों में लाखों हमारे पूर्वजों के बलिदान के बाद यह संघर्ष आया। 1984 में 7 अक्टूबर के दिन पूज्य संतों के आदेश से विश्व हिंदू परिषद ने 77वीं लड़ाई आरंभ की और यह लड़ाई इस सहस्त्राब्दी की दुनिया की सबसे बड़ी अहिंसक लड़ाई है, ऐसा मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि 1000 वर्ष में इतना लंबा जन आंदोलन चला हो और उस पर नेतृत्व की पकड़ रही हो और वह अहिंसक रहा हो, ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं। लेकिन जब वहाँ पर ढांचा, विवादित ढांचे को हटाया गया तो तब तो हिंसा भी भड़की। कई सारे जब तत्कालीन सरकारों ने मुकदमे भी लगाए, कई हिंदूवादी नेताओं को जो है गिरफ्तार भी किया गया, तो अहिंसक आप इसे कैसे करार दे रहे हैं? नहीं, इतना बड़ा ढांचा जो था वह रामलला की जन्मभूमि पर बना हुआ था और उसको हिंदू समाज रामलला की जन्मभूमि मानता था और वो जो ढांचा था उसको अपमान का प्रतीक मानता था, वो अपमान का प्रतीक था और उस ढांचे को विदेशी आक्रांता ने अपने विजय चिन्ह के रूप में बनवाया था। तो उस विजय चिन्ह को पूरे देश से जुटे हिंदू समाज ने ध्वस्त किया, तो अपमान का परिमार्जन किया था और वहाँ कोई हिंसा नहीं हुई थी। उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया में किसी और ने हिंसा की होगी, मतलब उसमें विश्व हिंदू परिषद का या हिंदूवादी संगठनों का कोई हिंसा नहीं, एक भी वहाँ पर कोई हिंसा नहीं हुई। हाँ, आंदोलनकारियों पर मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई होगी, लेकिन हमारे तरफ से कोई हिंसा हुई हो ऐसा इस पूरे आंदोलन में कोई उदाहरण नहीं है। अच्छा सिंह साहब, क्या लगता है, किस तरह से आपको लगता है कि श्री राम मंदिर निर्माण की जो लड़ाई सालों से विश्व हिंदू परिषद लड़ता आ रहा था, आज जब वो मूर्त रूप लेने जा रही है, कहा जाए कि पूरे देश में राम लहर है तो गलत नहीं होगा, किस तरह से अब आपको लगता है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है अब वो एक नई दिशा में गति पकड़ेगा? आपको क्या आपका अनुभव है? देखिए, हिंदुत्व का एजेंडा जैसा कुछ नहीं है। इस देश की मूल धारा हिंदुत्व है। इस देश का उत्थान, इस देश का पतन, इस देश की जय, इस देश की पराजय, ये हिंदू की जय पराजय और हिंदू का उत्थान पतन रहा है।
और उसी हिंदुत्व की पुनर्प्रतिष्ठा के काम में हम लगे हैं। हमारा हिंदुत्व का जो एजेंडा है वह यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इसी की पुनर्प्रतिष्ठा का है। तो ये बात जरूर है कि राम जी के मंदिर के बनने के बाद चिर संचित आकांक्षा हिंदू समाज की पूर्ण हुई, वह प्रसन्न है। और उस प्रसन्नता की हमारी अभिव्यक्ति यही है कि भारत माता के जितने पुत्र हैं वह इस देश में प्रेम से रहें, स्नेह से रहें और माता के पुत्र के नाते रहें। चलिए, बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में ये भी आता है कि विश्व हिंदू परिषद की पहली लड़ाई के पहले योद्धा सम्मानीय दिवंगत अशोक सिंघल साहब, वो कितने आपको इस पल में याद आते हैं? क्योंकि जब पहली बार इस लड़ाई का आगाज़ हुआ तो उन्होंने नेतृत्व की कमान संभाली और आपको उनका सबसे करीबी माना जाता है। ऐसे में अशोक सिंघल साहब को कितना आपने स्मरण किया जब ये अनुभव के पल आपके सामने आए? और जब राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की नगरी अयोध्या में मौजूद थे, जब कितना आपको सिंघल साहब याद आए और उनकी पुरानी बातों को याद करके जो है आप भावुक हुए? मान्यवर अशोक जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि हर कार्यकर्ता को लगता था कि वो हमारे सबसे करीब है। उसी में एक मैं भी हूँ। और निःसंदेह रामलला के जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण के इस जन आंदोलन के वो सर्वोच्च सेनापति थे। वह रहते तो उसका आनंद कुछ और होता, लेकिन हमें लगता है कि अशरीरी रूप से मान्यवर अशोक जी वहाँ विद्यमान थे। और जो यह स्वप्न साकार हुआ, तो जिन्होंने अशोक जी के नेतृत्व में काम किया उनको अशोक जी की कमी तो अखरी, लेकिन अशोक जी को इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया और उसका भूमि पूजन हो गया। ये भी जानना चाहेंगे एमपी न्यूज़ के दर्शक कि राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जा चुकी है, निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, किस तरह का प्रारूप होगा? और चूंकि आप उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी हैं, उस नाते से किस तरह से जो है आने वाले दिनों में एक प्रतिकृति दिखाई देगी? और वो जो लाखों लाख करोड़ों जो श्रद्धालु हैं जिनका सपना है कि जो है ठाट से निकलकर ठाट में बैठे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति वहाँ विराजमान हो, तो वो स्वरूप कितना जो है भव्य होने वाला है? देखिए, एक पाखंड जो इस देश में 72 साल से चल रहा था, उस पाखंड को मैं बधाई दूंगा इस देश के माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। मतलब राम जी के को अस्थाई मंदिर से अस्थाई जो वहाँ पर टाट का मंदिर था, वहाँ से अस्थाई मंदिर में जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो इस देश का सौभाग्य रहा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राम जी के विग्रह को अपनी गोद में लेकर आए और उसका उन्होंने पूजन किया। और जब भव्य मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो इस देश के प्रधानमंत्री उन्होंने इस भूमि पूजन में भाग लिया। इस देश की परंपरा, इस देश की मान्यता, इस देश के जीवन मूल्यों के प्रति शासन की यह स्वीकृति है जो वर्षों पहले हो जानी चाहिए थी। यह काम वहाँ पर हुआ और आगे यह काम जारी रहेगा। जिस देश में ग माने गणेश की जगह ग माने गधा पढ़ाया जाने लगा हो, और जिस देश में सरस्वती पूजन को भी और सांप्रदायिक माना जाने लगा हो, उस देश में यह बहुत सुखद पल है कि इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस देश के जन जन के प्रेरणा के केंद्र प्रभु राम के जन्मभूमि मंदिर निर्माण में प्रत्यक्ष सहभागी हुए। तो ये मान लिया जाए कि अब राम मंदिर का जो मुद्दा था ये समाप्त हो गया है। जो एजेंडे में प्रभु श्री राम आते थे बार बार हिंदूवादी संगठनों के, विश्व हिंदू परिषद के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, अब वो उस मुद्दे पर विराम लग गया है, ये माना जाए? देखिए, राम जी का भव्य मंदिर बन गया और हम तो हमेशा कहते थे कि राम जी का मंदिर जिनको लगता था कि बार बार राम मंदिर क्यों, बार बार राम मंदिर क्यों, तो हम कहते थे कि राम जी का मंदिर बन जाएगा तो राम मंदिर नहीं आएगा। अब जो है राम जी का मंदिर बन गया तो हमारा अगला काम शुरू होने वाला है। राम मंदिर के निर्माण के लिए जब पहली सभा हुई थी 7 अक्टूबर के दिन, तो हमने 2 नारे लगाए थे। समता ममता के उद्गाता, राम से है हम सबका नाता। राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेदभाव का बंधन तोड़ा।
अब राम जी भव्य भवन में विराजमान हो रहे हैं। अब जो नारे हमने लगाए थे कि समता ममता के उद्गाता राम जी थे, तो समता ममता का वातावरण देश में प्रारंभ हो, इसके लिए समाज जागरण के काम में हम लगेंगे। राम ने उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का काम किया। उत्तर और दक्षिण के सभी भारतवासी और जाति मत पंथ भाषा से ऊपर उठकर भारत माता के पुत्र के नाते खड़े हों, इस काम में हम लगने वाले हैं। क्या एजेंडा होगा, किस तरह से अगला खाका खींचा जा रहा है? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जो कि राम मंदिर निर्माण की लड़ाई में सबसे अहम योगदान देने वाला संगठन माना गया, ऐसे में अब अगला एजेंडा क्या तय किया गया है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं हुई थी। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी और राम जी का आंदोलन तो 1984 में प्रारंभ हुआ। लेकिन नेतृत्व तो विश्व हिंदू परिषद ने ही दिया। किया और उसका हमें गर्व है। और नेतृत्व ही नहीं किया, उसको नेतृत्व तो संतों ने किया, नेतृत्व संतों ने किया। विश्व हिंदू परिषद उस काम में सहभागी रहा और आज वह अपने नियति तक वो आंदोलन पहुंच गया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी समरस हिंदू समाज खड़ा करने के लिए, भेद मुक्त हिंदू समाज खड़ा करने के लिए। जो बंधु हिंदू समाज को छोड़कर चले गए और धर्मांतरण का जो कुचक्र इस देश में चलाया जा रहा है, उसके परिमार्जन के लिए विश्व हिंदू परिषद स्थापित हुआ था। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना मठ मंदिर और इस देश के तीर्थ और तीर्थ यात्राएं, इनकी भूमिका को पुनर्स्थापित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद स्थापित हुआ था। उस काम, वो एजेंडा हमारा आज भी अधूरा है, हम उस काम में लगने वाले हैं। लेकिन अम्बरीश जी, आपको क्या लगता है, यूपी में योगी सरकार थी इसलिए ये सब कुछ शांतिपूर्ण हो गया? क्या ऐसा आप महसूस करते हैं? यदि योगी सरकार के अलावा कोई और सरकार होती तो शायद ये जो इतना बड़ा प्रकल्प है, इसे पूर्णाहुति देने में इतनी सरलता या इतनी सुगमता नहीं हासिल हो पाती। क्या आप मानते हैं कि इसका एक बड़ा श्रेय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी जाता है? इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जब न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में ये विषय गया तो जो पूरा का पूरा उच्च न्यायालय का निर्णय था वह उसके अनुवाद का विषय था, कोई हजारों पृष्ठ में था। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने और उसका अनुवाद प्राथमिकता के आधार पर कराया, जिसके आधार पर निर्णय आया। और उसके बाद जमीनी जो वातावरण था उसको बनाने में भी उनका योगदान है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, इनके योगदान को रेखांकित भी करना चाहिए और हिंदू समाज उनके प्रति कृतज्ञ भी है। निश्चित रूप से उनका योगदान है। चलिए, राम मंदिर से थोड़ा आगे चलते हैं, विश्व हिंदू परिषद की भूमिका पर भी बात करते हैं। और चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो प्रदेश जहां पर सबसे ज़्यादा संसदीय क्षेत्र हैं, वो प्रदेश जो कि देश की सरकार को बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है, उस राज्य में कैसा सरकार काम कर रही है? क्योंकि हम तो ये सुनते हैं अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से कि योगी सरकार में जो है अधिकारियों में या कहा जाए अफसरशाही में भय का वातावरण है। कब मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाएं और कब किस अधिकारी पर गाज गिर जाए, ये कोई तय नहीं कर सकता। क्या वाकई में आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है? ऐसा है कि हमारी दृष्टि और हमारा जो सरकार को के मूल्यांकन का जो मापदंड होता है वो तो हमारे एजेंडे के हिसाब से होता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो देशभक्त, राष्ट्रभक्त हैं, जो हिंदुत्ववादी हैं और इस देश के परंपरा मान्यता के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, उनको लगा है कि वर्षों बाद कोई ऐसा शासक आया है जो इस देश की परंपरा, मान्यता, मानबिंदु के प्रति सम्मान का भाव रखता है। इस नाते हमारे मूल्यांकन में तो ठीक है। बाकी जो आपने बात कही कि ऑफिसर डरे डरे हैं, और मुझे लगता है कि हर एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए मुख्यमंत्री का ये अधिकार होता है कि ऑफिसर जो उनके काम के वाहक हैं, उनसे काम लेने के लिए वह उनका मनचाहा उपयोग कर सकता है। ऐसा वो करते होंगे, कोई भय का वातावरण नहीं। लेकिन जो शासक है, जो लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया है, उसकी मंशा के अनुरूप तो अफसरशाही को काम करना चाहिए। और अगर नहीं करती तो जो जिसको जनता ने जनादेश दिया है और वो तो इस तरह का काम करेगा। और बाकी अंदर क्या बात है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि कोई पूर्वाग्रह उसमें नहीं होगा। जिन मामलों को लेकर सरकार को जनादेश मिला है और नौकरशाही का कर्तव्य बनता है कि उस जनादेश की पूर्ति में वो सहायक बने, और शासन का भी ये अधिकार है कि वो ऐसे
सहयोगी अपने पास रखे जो उनकी मंशा को पूरा करें। मतलब योगी सरकार से अफसर डरते नहीं बल्कि काम करते हैं, ये कहा जा सकता है? डरते, मुझे तो कोई डरा डरा चेहरा नहीं ध्यान में आ रहा है। मैं जिनसे मिला कोई डरा डरा चेहरा नहीं ध्यान में आ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में तो अक्सर ऐसे आरोप लगते आए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर, कि अफसरशाही बहुत हावी है। यहाँ पर राजनेताओं से ज़्यादा अफसरों की सुनवाई होती है, अफसर जैसा निर्णय लेते हैं वैसा सरकार का रुख होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में ये ज़रा विपरीत नजर आता है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जो नौकरशाही है उसका भी अपना महत्व है और जो जनाकांक्षा है उसका भी अपना महत्व है। इन दोनों का संतुलन होना चाहिए। सब कुछ कार्यकर्ता और जनता के हिसाब से भी नहीं होगा। इस देश में अगर कानून का शासन है और ऑफिसर नौकरशाही उसका उपकरण है, इसलिए परस्पर विश्वास के आधार पर ही काम होगा। न सब कुछ ऑफिसरों को अलग करके किया जा सकता है और न सब कुछ ऑफिसरों के बल पर किया जा सकता है। दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। ये बात हमारे जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं उन्हें भी महसूस करनी चाहिए और ये बात ऑफिसरों को भी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि सरकार कार्यकर्ताओं के मेहनत से आती है, लेकिन सरकार नौकरशाही के बिना नहीं चल सकती। बड़ी बात है। चलिए, यहाँ पर बहुत सूझबूझ भरा जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विश्व हिंदू परिषद के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अमरीश सिंह साहब। आगे बढ़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का एक हरफनमौला अंदाज इन दिनों देखने को मिल रहा है और ऐसे विपरीत हालातों में, ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का देश सामना कर रहा है, पूरा विश्व जहां एक और सामना कर रहा है वैश्विक महामारी कोरोना का। ऐसे में क्या लगता है, देश की सरकार ने जो कदम उठाए वो किस हद तक आपको ठीक लगे? विश्व हिंदू परिषद ने कैसे अपनी भूमिका निभाई? लॉकडाउन के दौरान विश्व हिंदू परिषद की क्या भूमिका और क्या योगदान, क्या सहभागिता देश हित में रही? और देश की सरकार का जो रवैया रहा उसे आप किस तरीके से मूल्यांकित करते हैं? हर राष्ट्रीय आपदा में हम जितने संगठन हैं विश्व हिंदू परिषद सहित हमारे विचार परिवार के, वह राष्ट्रीय आपदा में समाज की सेवा के लिए आगे आते हैं। इस कोरोना काल में भी गांव-गांव तक जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कुछ संभव हुआ वो सब काम किया। उत्तर प्रदेश में तो प्रवासी मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या थी। एकदम पूरे देश से 28 लाख लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए और उनके भोजन की, बच्चों के दूध की, उनके घर पहुंचाने की, इन सब कामों में संगठन ने और बाकी सब सामाजिक संगठनों ने काम किया। सरकार इस मामले में ठीक है कि सरकार का आत्मविश्वास नहीं देगा, आत्मविश्वास नहीं लगा। 135 करोड़ के देश में और जहाँ पर शिक्षा भी कम है और अधिकतर लोग अपने घर को छोड़कर दूर रहते हैं और वहाँ पर इस महामारी में और इतने लोगों को बचाए रखना और सबको भोजन उपलब्ध कराना, यह बहुत बड़ी बात अपने आप में है। और दूसरा, मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा शासक नहीं होगा जिसका प्रत्यक्ष संवाद अपनी जनता से इतना जीवंत रहा हो इस पूरे कोरोना काल में। तो चाहे हम मन की बात कर लें या लॉकडाउन लगाने की बात कर लें, जिस तरह से एक गांधी जी के बारे में मैंने सुना था कि चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। कोई संत महात्मा कहता, उसका पालन होता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा, पूरा देश थाली बजाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, पूरे देश ने लाइट गुल कर दी। तो ऐसे शासक पर विश्वास करने वाली और पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक और हर भाषा भाषी, यह बहुत शुभ लक्षण है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। मुझे लगता है कि हम इस संकट को पार करेंगे और फिर अच्छे दिन आएंगे। लेकिन यहाँ पर सिंह साहब एक सवाल मेरे जहन में है, और चूंकि विपक्ष भी लगातार हंगामा कर रहा है, हल्ला कर रहा है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार आरोप लग रहे हैं। देश की जीडीपी, अर्थव्यवस्था जो गिरती जा रही है, उसे लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा इन दिनों बनता दिखाई दे रहा है। क्या नहीं लगता आपको कि ये भी एक सरकार का दायित्व है, ये भी एक जिम्मेदारी है और ये भी समाज का एक ऐसा अहम पहलू है जिसे लेकर सरकार को और संवेदनशील होना होगा? एकदम साल भर में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ। जिन्होंने इस देश पर 60 साल तक शासन किया,
जिनके शासन में मजदूर जिस घर में निकलता था उसी घर से आज भी मजदूर निकल रहा है। जहाँ से नाली साफ करने वाला निकलता था वहीं से आज भी नाली साफ करने वाला निकल रहा है। उनको नैतिक अधिकार है इस तरह की बात करने की। यह संकट का काल है। पूरे देश के 135 करोड़ प्रजा को स्वस्थ और वह भूखा न रहे इसकी चिंता करनी है। प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? इस काल में आरोप प्रत्यारोप लगाना। दुनिया में पहला देश है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और विपक्ष के लोग जन आंदोलन कर रहे हैं बेरोजगार देश में। मतलब कांग्रेस जो है उसके दिवालियापन पर सहानुभूति व्यक्त की जा सकती है। जिस दल में बाल गंगाधर तिलक रहे हों, गोपाल कृष्ण गोखले रहे हों, गांधी जी रहे हों, मदन मोहन मालवीय रहे हों, जिसमें पुरुषोत्तम दास टंडन रहे हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, और वहाँ अल्पवयस्क मस्तिष्क का नेतृत्व जो है, कभी कुछ भी पकड़ना, उसको बीच में छोड़ना, कुछ भी पकड़ना, न भाषा का विवेक है न मुद्दों का विवेक है। तो ऐसे लोग जो है, ये विपक्ष नहीं, ये तो अपने को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। बेरोजगारी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, हर शासन का काम है, होना चाहिए। लेकिन इस समय प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता है कि हमारी प्रजा जीवित रहे, वो भूख से न मरे, वो बीमारी से न मरे, ये प्राथमिकता है। जीडीपी ये अर्थशास्त्र का विषय है, जमीन का विषय है कि कोई भूखा नहीं मर रहा है, जमीन का विषय है कि मृत्यु दर सबसे कम है, जमीन का विषय है कि अच्छे होने वालों का प्रतिशत सबसे कम ज़्यादा है। यह जमीन का विषय है। जीडीपी क्या, भगवान करेंगे इस बार पूरे देश में फसल अच्छी है, जीडीपी ग्रोथ करेगी। जीडीपी और करोड़ों रुपए खजाने से निकालकर जनता के बीच में डाला गया, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन एक देश के नागरिक के नाते बोल रहा हूँ। करोड़ों रुपए जनता के लिए डाला गया, उसके भोजन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, और कहीं से टैक्स नहीं आया, पूरी आर्थिक गतिविधियां रुक गई। उसके बाद भी देश चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। रेलवे ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कर दिया, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर रोड वाले ने ठीक कर दिया, हथियार खरीदे जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और इस समय और इस तरह बेसुरा राग, अब इसको क्या कहें, दया आती है। लेकिन लोगों का जीवन तो कठिन हुआ है। विपक्ष भले ही आरोप लगा रहा है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। इस कोरोना काल में लोगों के जीवन की जटिलताएं बढ़ गई हैं। भारत देश तो इससे ज़्यादा जूझ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ है, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ यहाँ हैं, प्राइवेटाइजेशन जो चीज़, पूरी दुनिया जूझ रही है, पूरी दुनिया जूझ रही है। दुर्भाग्य है कि पूरी दुनिया के देश सामूहिक जूझ रहे हैं, यहाँ हम आपस में जूझ रहे हैं। आपको लगता है इसके लिए राजनीतिक तौर पर जो है सोच विकसित करना? नहीं, इस समय यह संवेदनशील विषय है, राष्ट्रीय आपदा है। कभी भी युद्ध हुआ, देश एक साथ खड़ा हुआ, यह हमारा इतिहास रहा है और दुनिया में इसका उदाहरण दिया जाता है। लेकिन चीन के साथ जो भी कुछ संबंध थे हमारे, अब वो संबंध जो है एक तरह से विकृति की ओर चले गए हैं, और चीन भी दुश्मन देश की तरह जो है भारत की तरफ निगाहें लगाकर खड़ा है। क्या लगता है कि मुंहतोड़ जवाब दुश्मन देश चीन को भी देना पड़ेगा? ऐसा है, मुंहतोड़ जवाब तो दिया जा रहा है, मुझे लगता है। इतना मुंहतोड़ जवाब तो आज तक कभी दिया नहीं गया। इतने वर्ष हो गए, सीमा तक सड़कें नहीं बनाई गई, सीमा तक सड़कें नहीं बनाई गई, यही मुंहतोड़ जवाब है। वो जो हवाई अड्डा लेह में चालू किया, वो इतने साल से बंद था, मुंहतोड़ जवाब तो। लेकिन विपक्ष तो इसे लेकर सदन में हंगामा कर रहा है, आरोप लगा रहा है सरकार पर। ऐसा है कि विपक्ष जिस परंपरा का विपक्ष जिनकी परंपरा का वाहक है, उनके देखते देखते चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। विपक्ष जिनकी परंपरा का वाहक है, उनके देखते देखते 38,500 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर ली। विपक्ष जिनकी परंपरा का वाहक है, उनके देखते देखते 78,500 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती, जिन्होंने केवल जमीन खोई है। जिस दल के प्रधानमंत्री ने लेह के चीन के कब्जे के बाद कहा कि उस जमीन के लिए क्या बात करते हो, वहां तो घास का एक तिनका नहीं उगता। जो मातृभूमि के बारे में इस तरह का विचार रखते हैं,
वो चीन के लिए चिंतित है, वो चीन के लिए चिंतित है। मैं चुनौती राहुल गांधी से केवल सीमा के 2-4 शहरों के नाम आप पूछिए कभी बुलाकर, इन लोगों को कुछ नहीं पता है, इनको कुछ नहीं पता। मतलब आपका आरोप है कि ये राजनीति करते हैं? ये राजनीति भी करें तो थोड़ा ठीक है, क्या करते हैं भगवान जाने। मैंने कहा कि अल्प वयस्क सोच के लोग हैं, ये क्या करते हैं, कभी जनेऊ पहन लिया, कभी कौन गोत्र के हो गए, कभी मस्जिद में चले गए, मतलब ये अभिनय करते हैं, ये विदूषक हैं राजनीति के। मैंने कहा कांग्रेस में एक बड़ी लंबी परंपरा रही, कांग्रेस से हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, कम्युनिस्टों से हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन देश को लेकर एक सोच थी, उनसे बातचीत करने में अच्छा लगता था। इनसे बातचीत ही क्या की जाए, विदूषक लोग हैं। लेकिन आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना आखिर इतनी क्यों हो रही है? इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी की आलोचना भी खूब की जा रही है। जब वो मोर के साथ, जो कि राष्ट्रीय पक्षी है, उसके साथ उनका कोई वीडियो बाहर आता है, तस्वीरें आती हैं, तो विपक्ष उस पर हमलावर हो जाता है। इन दिनों ट्विटर पर भी देखने में आ रहा है, यूट्यूब पर देखने में आ रहा है, इंटरनेट की दुनिया में देखने में आ रहा है कि मोदी जी की डिसलाइकिंग में इजाफा हुआ है। कोई सार्थक आलोचना हो तो अच्छा है, आलोचना तो लोकतंत्र में होनी चाहिए। अभी छोटी मोर पर आलोचना होना, उनके सूट पर आलोचना होना, यह तो दिवालियापन का लक्षण है ना। आप करो ना, वैचारिक करो, बहस करो, बहस करो। अभी ये विषय भी पीछे चला गया है, ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं को नागरिकता देने वाला जो विषय, वो पीछे चला गया। बहस करो उस पर, हाँ, इस पर बहस करो। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इस पर बहस करो। अभी किसानों के लिए जो विधेयक आया है, उस पर सार्वजनिक बहस करो, बहस करो ना, इसको बहस का मुद्दा बनाओ। इनकी स्थिति यह है कि एक कहावत है कि थूको और भागो। कोई आदमी किसी पर थूक देता है तो आदमी उससे लड़ता नहीं, वो पहले थूक साफ करता है, तो थूक के भाग जाते हैं। तो इनकी स्थिति यही है, दया के पात्र हैं बेचारे। ये सार्थक बहस करें, सार्थक आलोचना करें। मैं कोई शासन का या मोदी जी का मैं वो नहीं हूँ, वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक है कि 135 करोड़ का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे प्राचीन देश है और दुनिया में सबसे अधिक संभावनाओं वाला देश है। वहाँ पर एक सार्थक संवाद होना चाहिए, सार्थक संवाद होना चाहिए। राजनीति करो, लेकिन देश हित की कीमत पर मत करो। इस समय यह हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, ओवैसी जैसे नेताओं को क्या नसीहत देंगे जो कि लगातार विरोध करते हैं? चूंकि आपने सीए और एनआरसी के मुद्दे की याद दिलाई है, तो ऐसे नेताओं का नाम तो जुबान पर आ ही जाता है, चाहे फिर हम यूपी से आने वाले आजम खान की ही क्यों ना बात कर लें। आजम खान तो इस समय अंदर है बेचारे। वो योगी जी की सरकार का कमाल है? नहीं, उनके कुकर्मों का कमाल है। वो किसी सरकार का कमाल, उनके कुकर्मों का कमाल है। ये बात दूसरी है कि कोई शासन ऐसा आया जिसने कुकर्मों पर दृढ़ता से कार्रवाई करने का दम दिखाया। कुकर्म इन्होंने किए। कोई आजम खां ओवैसी होने के कारण प्रताड़ित नहीं हो रहा है, जो कुकर्मी है वो प्रताड़ित हो रहा है, उसको प्रताड़ित होना चाहिए। और आगे अगला नंबर है, हो सकता है ओवैसी का अगला नंबर है, माना ऐसे सब लोगों का होना चाहिए जो भारत माता की जय नहीं बोले। इस देश में सबको रहने का अधिकार है, लेकिन ये देश धर्मशाला नहीं है। ये देश धर्मशाला नहीं है। इस देश में रहने की कोई ना कोई शर्त तो होनी चाहिए। कोई ना कोई शर्त। इस देश का प्रधान, इस देश का विधान, इस देश के पूर्वज, इस देश की परंपरा, इस देश के मानबिंदु, इनका सम्मान करना इस देश में शर्त होनी चाहिए। इस देश के नायक को नायक मानना, इस देश के खलनायक को खलनायक मानना, आक्रमणकारी को आक्रमणकारी मानना इस देश में शर्त होनी चाहिए। ये बात धीरे धीरे समझा लेंगे। चलिए, बड़ी बात है, बहुत सारी दिल की बातें हम सुन रहे हैं। अमरीश सिंह जी लगातार बेबाकी से जो है तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में और है अमरीश सिंह साहब, ये दल बदल की राजनीति का ये जो नया खेल इन दिनों शुरू हो गया है, जो कल तक कांग्रेसी थे वो आज भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व और भगवादारी हो गए हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने तो पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया, विश्व हिंदू परिषद के नाम कर दिया, राम मंदिर आंदोलन के नाम कर दिया, क्या लगता है दल बदल की राजनीति स्वीकार्य है हमारे भारत देश में? ऐसा है कि ये तो राजनीतिक दल इनका जवाब देंगे, लेकिन हिंदुत्व जो है वो तो सबके अंदर अंतर्निहित है। राम जी का मंदिर बना और उसका वो हुआ, भूमि पूजन हुआ, तो किसी भी दल का हिंदू प्रसन्न हुआ। शिला पूजन हमने कराया था, किसी दल के हिंदू ने किया।
तो कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसके अंदर हिंदुत्व जगता है, इसको मैं नहीं मानता। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो हिंदुत्व है वो तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के सामने के बाद ही सामने। ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा भारत में किसी एक परिवार के ट्रस्ट के द्वारा अगर सर्वाधिक मंदिरों का प्रबंधन होता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार है। वो भाजपा में नहीं थे तब भी ये काम होता। कितने मंदिरों का प्रबंधन होता है? सिंधिया राज्य के जितने मंदिर हैं उन सबका प्रबंधन होता है। तो धर्म का काम तो होता है। भारतीय जनता पार्टी में आना यह इस बात का प्रमाण पत्र नहीं है कि कोई हिंदुत्ववादी हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया। लेकिन हिंदुत्ववादी सभी हैं, उनका हिंदुत्व और गहरा होना चाहिए, इस काम के लिए हम लगे हैं। और हर दल में जो हिंदू हैं वो उस दल में होने के नाते हमारे लिए पराये नहीं है, सब हिंदू हैं और सबके अंदर का हिंदुत्व है। इसलिए वो भाजपा में आ रहे होंगे, हिंदुत्व तो उनका है, थोड़ा जागृत हो जाता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत है, मतलब आप कहेंगे वो तो भाजपा करेगी ना। हाँ, हम तो कहीं भी थे, हमारा उनका स्वागत है। वो जो है कहीं भी थे वो उनका स्वागत है। इस देश में जितने भी इस तरह के हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं, इस देश की परंपरा को मानते हैं, इस देश के पूर्वजों को मानते हैं, इस देश के उसको मानते हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में होना ये हमारे लिए महत्व का नहीं है। हम सब जब हिंदू का संगठन करते हैं तो भाजपा के हिंदू का करेंगे और इस हिंदू का नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तमाम हर दलों के हिंदू, मैं तो विश्व हिंदू परिषद का काम 38-40 साल से कर रहा हूँ, मैं उदाहरण नहीं दूंगा। हर एक दल के हिंदू ने, बड़े से लेकर छोटे ने हमारी मदद की है। इसलिए भाजपा का में आता है तो ज़्यादा हिंदू हो जाता है, वहाँ कम, ऐसा मैं नहीं मानता। चलिए, जाते जाते बहुत सारा आपका वक्त लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कितने नंबर आप देंगे? क्योंकि वो लड़ाई जो कि पूरे जीवन भर आपने लड़ी, उसे जो है मूर्त रूप दिया, उसे परिणाम तक ले गए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर कितने अंक आप उन्हें प्रमाणित करेंगे? गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, उसके मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष महंत अवैद्यनाथ के उत्तराधिकारी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने देश और हिंदू, यहाँ की परंपरा, यहाँ के जीवन मूल्यों के लिए जो काम किया, उसके लिए मैं उनको 10 में 10 अंक दूंगा। बाकी जो अन्य प्रशासनिक विषय हैं उस पर मैंने कोई चिंतन नहीं किया, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं कहूँगा। देश के प्रधानमंत्री को कितने अंक आप देते हैं? क्योंकि ये सरकार को पूरा श्रेय जाता है, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में ही ये मुमकिन हो पाया, ये संभव हो पाया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस नाते सम्मान मेरे मन में उनके प्रति बढ़ा कि मैंने बचपन में 2 मिनट बचपन में मैंने पढ़ा था कि जब एक बार इस देश की प्रधानमंत्री कोई अमेरिका में गई तो वहाँ के समाचार पत्रों में बहुत कम स्थान उनको मिला। आज उसी देश में हाउडी मोदी हो रहा है। तो तीसरे विश्व के देश के रूप में हमारी आवाज़ जहाँ नकार खाने की तूती हुआ करती थी, वहाँ हम बोलते हैं तो दुनिया सुनती है ध्यान से। यहाँ तक इस देश को ले जाने का काम किया। स्वाभिमान संपन्न भारत खड़ा करने का जो उन्होंने काम किया, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बाकी अन्य विषय हैं वो धीरे धीरे वो ठीक करेंगे, उनका विषय है। लेकिन एक स्वाभिमान संपन्न भारत जो अपने बल पर खड़ा होकर और दुनिया के सामने चुनौती के रूप में खड़ा है, आंख में आंख डालकर बात कर रहा है, जिस भारत की कल्पना हम किया करते थे, एक देश एक विधान की कल्पना करते थे, आज एक देश में एक विधान है, एक देश में एक निशान है। कश्मीर का झंडा खत्म हो गया, कश्मीर का कानून खत्म हो गया, इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। ऐसे बहुत से विषय हैं जिनका अभिनंदन करते हैं और बहुत से होने वाले हैं, उनके लिए ईश्वर उनको शक्ति दे, उनका स्वास्थ्य ठीक करे, उनकी कामना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सिंह साहब, आपने बहुत सारा समय दिया और एमपी न्यूज़ पर बेबाक उन्होंने बातचीत की। बातों बातों में उन्होंने जहां एक और राम मंदिर लड़ाई का वो पहला दिन भी याद किया जब यहाँ पर विवादित ढांचे को ढाया जा रहा था, तब भी अमरीश सिंह जी वहाँ मौजूद थे। और जब प्रभु श्री राम लला की नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे थे, तब भी अमरीश सिंह जी ने उन अनुपम पलों को जिया है। तो यहाँ पर बहुत बड़े अनुभव उन्होंने यहाँ पर एमपी न्यूज़ के दर्शकों से, खासतौर पर मध्य प्रदेश की जनता से साझा किए हैं। और साथ ही साथ संकेतों में ही सही उन्होंने इस बात की स्वीकारोक्ति भी की है कि यूपी में योगी सरकार के राज में आजम खान का तो नंबर आ गया, अब अगला नंबर कहीं हैदराबाद के ओवैसी का ना आ जाए। बहरहाल देखना बहुत लाजमी होगा कि हमारे देश में कोरोना काल की इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के बाद क्या देश की सरकार अगला कदम बढ़ाती है और कैसे
यूपी में योगी राज में राम मंदिर निर्माण आगे गति पकड़ता है। एमपी न्यूज के इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।